स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, यानी कि थोरियम रिएक्टर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले थोरियम को समझने से पहले न्यूक्लियर फिजन को समझना होगा। फ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं, फिजन की बात कर रहे हैं। तो फिजन जो होता है इसे कहा जाता है एलिमेंटल ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि आप जिस एलिमेंट के साथ शुरुआत करते हैं वो एलिमेंट आपके पास नहीं बचता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, लेकिन कार्बन कार्बन ही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही, बस मिक्स हो गया है। तो वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप एक एलिमेंट ले, जैसे कि यूरेनियम उठाते हैं, वो बदल जाता है, वो यूरेनियम का नामो निशान खत्म हो जाता है। इसीलिए ये एलिमेंटल ट्रांसमिटर, आप मैटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बोले एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो वो केमिकल रिएक्शन में मैटर के साथ वही होता है। लेकिन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपको ये करेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में अगर आप नापने जाएंगे तो इस एटम का वैल्यू होगा कि मान लीजिए इसका वैल्यू था 100। जब ये कन्वर्ट हो चुका होगा तब आप सारे पार्ट्स का वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 98। टू कहाँ गायब हो गया? वो टू ही था जो एनर्जी दिया। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स में इतने बूम रहता है, क्योंकि वो मास जो है एक्चुअल एनर्जी में बदल जाता है। इसी को इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहता है। तो यही समझिए, फ्यूजन में यही हो रहा है कि आप एक हैवी एटम ले रहे हैं। हैवी एटम क्यों? हैवी एटम बहुत हैवी हो जाने पे, जैसे कि यूरेनियम के केस में 235 पे होने पे वो ऑलमोस्ट ब्रेकिंग पॉइंट पे रहता है, यानी किसी तरह से टिका हुआ है। थोड़ा सा भी उसमें डिसबैलेंस हुआ, स्वाहा हो जाएगा। तो हम लोग वैसा मटेरियल को लेते हैं जिसे हम लोग फ्यूल कहते हैं। अब उसमें न्यूट्रॉन डालते हैं। न्यूट्रॉन कहाँ से आता है? बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरा रेडियो एक्टिव मटेरियल सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप। न्यूट्रॉन जैसे ही भेजता है वो बैलेंस जो है, जो मतलब समझिए एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है, स्वाहा। जैसे ही बैलेंस टूटा, अब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है कि भैया हमसे नहीं बर्दाश्त होगा, न्यूक्लियस नहीं बाउंड कर पा रहा, फटा। अब इसके बाद दो आपको जनरली लाइटर एलिमेंट्स मिलेंगे, प्लस जो मेन इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूट्रॉन खूब सारे मिलते हैं। जनरली जितने न्यूक्लियर फिजन में होते हैं उसमें कम से कम 3 के आसपास मिलता है। वो 3 होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक से एक ही निकल रहा है, आपने एक न्यूट्रॉन डाला, एक एटम टूटा, उससे एक न्यूट्रॉन निकला, वो दूसरे को गया, ये चेन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। चेन रिएक्शन के लिए 1 से 3, 3 से 9, मतलब वो समझते करते जाएंगे। और ये ऑब्वियसली इतना परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए वो नंबर हमेशा 2 से ऊपर होना चाहिए, ताकि चांसेस रहे कि वो न्यूट्रॉन भिड़ जाए दूसरे से और उससे रिएक्ट करे। तो इसके कारण चेन रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। यही है फ्यूजन का मेन कोड, कि आप एक हैवी एलिमेंट लेते हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, प्लूटोनियम हो, यूरेनियम हो, थोरियम हो, कुछ भी ले, या तो उसे ऐसे स्टेट में रखें कि वो ऑलमोस्ट टूटने पे है, या उसे न्यूट्रॉन डाल के आप ऐसे जगह पे डाल दो भैया आपसे तुमसे नहीं रहा जाएगा। और जैसे ही आप न्यूट्रॉन डालते हैं, ये रिएक्शन में आपको और न्यूट्रॉन मिलता है ताकि आप कंटिन्यू कर सकें, और हीट मिलता है। हीट कहाँ से आ रहा है? ये सब जब हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन में है, और हीट का टेक्निकल डेफिनेशन वाइब्रेशन ही होता है मोलिकुलर लेवल पे अगर आप चले जाएँ तो यही है न्यूक्लियर फिशन। तो ये है, काम करता है, रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं। समस्या क्या है भाई? समस्या ये है कि ये जो एलिमेंट्स बनाते हैं, कहने को लाइट वेट एलिमेंट हैं, लेकिन हाईली रेडियो एक्टिव बनते हैं। और ये हाईली रेडियो एक्टिव हो जाने का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये सब एलिमेंट जो है रेडिएशन देता रहेगा और लंबे समय तक देता रहेगा। ये एक तौर पे समझिए, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर इक्वल टू एम सी स्क्वायर बड़े स्केल पे कर रहा है, रेडियो एक्टिव मटीरियल भी इक्वल टू एम सी स्क्वायर कर रहा है। वो मटीरियल चेंज हो जाएगा, जैसे कि कार्बन लेते हैं तो कार्बन किसी और चीज़ में बदल सकता है। कार्बन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बदल सकता है, नाइट्रोजन में बदल सकता है। धीरे धीरे ऐसे ही करके एलिमेंट्स चेंज होते हैं। हर एलिमेंट का हाफ लाइफ होता है। हम लोग बहुत सारे एलिमेंट का हाफ लाइफ पढ़ते हैं, जो क्योंकि वो छोटा ये होता है, ताकि जैसे न्यूक्लियर पावर में बना, कुछ एलिमेंट्स बनेंगे आधा घंटा में गायब हो जाएगा, उसका हाफ लाइफ बहुत छोटा था। कुछ जैसे ओजोन जिस पे हम लोग काम करते हैं जनरली, उसका हाफ लाइफ बहुत छोटा होता है, ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है। वहीं मॉलिक्यूल्स में भी ऐसे होते हैं कई सारे, जो मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स होते हैं, उनका भी हाफ लाइफ बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बनता है। तो इसीलिए जो लोग एक्चुअल न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि ये पहला रिएक्शन हुआ, पहला रिएक्शन के बाद डॉटर रिएक्शन होगा, डॉटर रिएक्शन के बाद उससे नीचे रिएक्शन आएंगे, उसके नीचे और नीचे रिएक्शन आएंगे, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। और वो भी बहुत रेडियो एक्टिव रहता है, जो मतलब यानी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, रिएक्टर चालू हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, अब निकालो, वो भी बहुत रेडियो एक्टिव रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एलिमेंट निकल रहा है रेडियो एक्टिव, वो स्टेबल है, वो इक्वल टू एम सी स्क्वायर दे रहा है, यानी उसके पास बहुत ऊम्फ है, मतलब उसके पास पावर की कमी नहीं होने है। साइड इफेक्ट, वो 100 से लाख साल तक रेडियो एक्टिव रह जाता है, यानी कि 1 लाख साल बाद भी आप अगर मान लीजिए आपके मिट्टी में रहा, तो वहाँ उस मिट्टी के आसपास में जिनका घर रहेगा वो ऊपर चले जाएंगे। तो यही इसका सबसे बड़ा समस्या है।
और इसका ये समझिए कि जो मटेरियल बात कर रहे हैं ये काफ़ी निकलता है, मतलब कई 100 टन में आप बात कर रहे हैं बड़े बड़े पावर प्लांट से। तो इसको कंटेन करके आपको रखना है, वो उतना बड़ा समस्या नहीं कि ठीक है आपने इसको शील्ड करके कहीं पर रख दिया, आपको हमेशा इसको चेक करते रहना पड़ेगा। ये मतलब समझिए सदियों सदियों तक आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिनका काम होगा इसको चेक करते रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारण से लोग इसको नेग्लेक्ट करने लगे, जो हो चुका है एक दो बार न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी में हो गया कि 15 साल से सब चीज़ सही चल रहा था, किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया एक जगह, पैकिंग मटीरियल में ठीक से ध्यान नहीं दिया, स्वाहा हो गया। तो इसीलिए इसको कंटेन करना है और लॉन्ग टर्म में करना है, यही सारा समस्या होता है। आपको कोई बोले ये खतरनाक चीज़ है, इसे 1 साल तक ध्यान से रखो, आप कर सकते हो। आपको बोले कि भाई 10,000 साल तक ध्यान से देखो, भाई क्या है, यहीं पे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं न्यूक्लियर के साथ कि हम गारंटी दे सकते हैं 10 साल तक, चलिए 20 तक कर देते हैं, 40 का दे देते हैं, 1-2 हज़ार साल का नहीं दे सकते। इसी कारण से ये जो लॉन्ग टर्म इतना लंबा होता है कि लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं न्यूक्लियर से कि भैया हम इसके वेस्ट प्रोडक्ट का कुछ नहीं कर सकते, और इतने लंबे टाइम तक ये डेंजरस रहता है कि कोई गारंटी नहीं दे सकते इसका। और इसके बाद ये समझिए कि जो पावर प्लांट है, चलिए ये तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, पावर प्लांट भी जो है, अगर पावर प्लांट में कोई माल फंक्शन होता है, जैसे कि चेरनोबिल हो चाहे फुकुशिमा हो, समस्या ये होता है कि ये कंटेमिनेशन यानी ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल कंटेमिनेट कर सकता है, और ये बहुत बड़े एरिया को बहुत लंबे समय तक के लिए कंटेमिनेट कर सकती है। यानी कि एक जगह पे बूम हुआ, उसके अगर ये काफ़ी एक्सप्लोसिव रहा तो बहुत बड़ा एरिया को कवर कर सकता है, बहुत बड़ा एरिया को रेडियो एक्टिव बना सकता है इसके चक्कर में, और वो बहुत लंबे समय तक लटका रह जाएगा। यानी आपको मतलब 2-3 जनरेशन के बाद वहाँ पे नॉर्मल लाइफ आएगी। तो इसी का, और ये समझिए एक मामले से न्यूक्लियर वॉरहेड से बुरा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड बनाया जाता है ऊम्फ देने के लिए, मतलब एनर्जी निकालने के लिए। ये वैसा बनाया नहीं है, जानबूझ के बनाया जाता है एकदम, जैसे न्यूक्लियर वेपन के केस में इनरिच्ड कहा जाता है। फ्यूल कितना इनरिच्ड है, 90 के ऊपर रहता है, यहाँ पे 3-10% रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्टर है, आपको चालू करते ही बूम ना हो जाए, तो वो रहता है। तो ये कंटेमिनेशन ज़्यादा करता है, एनर्जी कम देता है। साइड उसका बेनिफिट, आप रिएक्टर के अंदर चला सकते हैं। साइड इफेक्ट, अगर ये पार्टिकल बाहर निकला बहुत बड़ा एरिया को कंटेमिनेट करेगा। तो यही है इसका मेन समस्या, कि भैया जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, बड़ा एलिमेंट को तोड़ के जो बन रहा है वो बहुत लंबे समय तक रेडियो एक्टिव रहता है। उसे स्टोर करना पॉसिबल है, लेकिन लंबे समय तक के लिए कहाँ से करेंगे। इंसानियत पे उतना भरोसा किसी को नहीं है कि भैया 10,000 साल तक या 1 लाख साल तक कोई चीज़ सही से चलता रहे। प्लस अगर पावर प्लांट में कुछ बूम बमड़ीम हुआ, कई अच्छे अच्छे लोग, अच्छा अच्छा इलाका, अच्छा अच्छा स्टेट्स वहाँ किया जा सकता है ऐसे चक्कर में, और लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि जैसे कभी कभी फ्लडिंग होती है, सुनामी होती है, तो काफ़ी बड़ा एरिया नुकसान हो जाता है, लेकिन आप अगले दिन वापस आ सकते हो। यहाँ अगले दिन नहीं, अगले दशक वापस आना, या 100-200 साल बाद। तो यही है मेन समस्या, इसीलिए न्यूक्लियर से लोग हाथ खड़ा कर लिए। तो थोरियम के पीछे लोग क्यों भागते हैं, समझिए इंडिया के केस में, इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ इस पे फाउंडेशन रखा गया था इसके बारे में, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ये आप हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे इस पे हाइप चल रहा है। ये होमी जंगदीर बाबा ने 1950 में, यानी कि मतलब आपको वही बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस के बहुत जल्दी ही इसका फाउंडेशन रखा गया। तिगड़म ये था कि इंडिया के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा डिपॉजिट नहीं है, तो यानी यूरेनियम का खपत हमारा इतना है कि हम लोग बाहर से खरीदना पड़ सकता है। तो इसीलिए इनका हिसाब लाया कि भैया इंडिया के पास थोरियम है, मतलब इंडिया के पास जो थोरियम रिजर्व है अभी तक का मैथमेटिक्स के हिसाब से इंडिया में वर्ल्ड का 25% रखा हुआ है, और बाकी कोई देश भी नहीं है जो इसके आधा भी आता हो। तो बम रिजर्व है हमारा, खत्म नहीं होने वाला, और किसी से मंगाने की जरूरत नहीं। तो पहला तो वो फायदा हो गया, एक नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, यानी इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, उससे जो मटेरियल निकलेगा वो रेडियो एक्टिव होगा, ये बात एकदम 100% सही है, लेकिन कम होगा। यानी कि उससे जो रेडियो एक्टिव पार्ट निकलेगा वो सिर्फ 300 साल तक रेडिएशन हार्डन रहेगा। मतलब 300 साल आप थोड़ा सा समझ, इंसान थोड़ा समझ सकता है, क्योंकि घर आपको देखने को मिल जाएंगे 300 साल पुराना घर, बिल्डिंग, मंदिर, ये सब देखने को मिल जाएगा। तो 300 साल आप समझ रहे हैं, आप थोड़ा देख सकते हैं, लाख लाख साल नहीं, अच्छा 300 साल, ठीक है। फिर दूसरा ये बात होता है, क्योंकि ये सिस्टम जिस तरह से रिएक्ट करता है, जिस तरह से इसका रिएक्टर डिज़ाइन बना है, ये बहुत इफिशिएंट होता है। यानी कि आपको 100 मेगावाट निकालने के लिए यूरेनियम के सिस्टम में, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 10 टन कचरा निकल रहा है पर साल, रफली मान के चलिए, इसमें होगा 1 टन निकलेगा, वो भी 10 साल में। तो इसकी इफिशिएंसी बहुत है, तो मतलब पहला ये जो कचरा बना रही है जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरा कम बना रहा है, तो ये डबल बेनिफिट लोगों को मिलता है। और इसके साथ ये समझिए कि न्यूक्लियर केस में ना, जो कंट्री पहले घुस गई न्यूक्लियर पावर में, वो दूसरों को नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र रहे लेकिन दूसरे के पास कुछ नहीं रहे। वो मैं समझ रहे, हम हर कोई वैसा ही चाहता है। तो इसी के कारण से कई सारे छोटे देश है इसको, जिसमें इंडिया भी गिनाता है, उसको भी ये कहा जाए कि भैया तुम ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर डेवलपमेंट मत करो, और इसी के चक्कर में इराक वॉर स्टार्ट हो गया था। तो समझ लीजिए कि ये सब बहुत सीरियस चीज़ है, इसके बाद मुंह दिखाकर लड़ाई शुरू कर देना अच्छी बात नहीं है। तो कई बार लोग यूरेनियम टेक्नोलॉजी पे हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उसको वेपन्स टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना, खैर
आसान है, उसी का फाउंडेशन पे बनाया गया। तो ये थोरियम के पास ये भी बेनिफिट है कि कोई देश आप पे हाथ नहीं मारेगा, क्योंकि इससे न्यूक्लियर वॉर वेपन्स बनाना बहुत 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 फजीयत वाला है। और अगर आप वो रास्ता से जा सकते हैं तो आपको रोकने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो, मतलब आपको रोका ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए थोरियम के पीछे सब लोग पड़ गए। और समझिए 1950 से। तो अब आते हैं थोड़ा हकीकत पे। आसमान में तो खूब उड़ लिए, अब आते हैं थोड़ा हकीकत पे। आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे काफ़ी जगह बोला जाता है थोरियम सस्ता है। ये बात गलत है। ये बात गलत इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ ओर का कॉस्ट पता है कि मतलब ओर जो निकालेंगे ज़मीन से उसका कितना दाम पड़ेगा। उसको प्रोसेस करके, रिफाइन करके, कंटेन करके, फिल्टर करके जो फ्यूल बनेगा उसका दाम किसी को नहीं पता। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई करता ही नहीं है। ये ऐसा बात हो गया कि समुद्र के रेत में आपको सिलिकॉन मिल रहा है और उससे आप सोलर पैनल का दाम बता रहे हैं। नहीं होगा भाई, बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसी कारण से ये बात तो सीधा सीधा गलत है, क्योंकि किसी को दाम पता ही नहीं, क्योंकि ये बना ही नहीं है। मतलब जो चीज़ हुआ ही नहीं उसके बारे में आप दाम कहाँ से बता देते हो? फिर इसका डिज़ाइन मैंने आपको बताया था, ये बहुत एफिशिएंट है क्योंकि इसका डिज़ाइन ब्रीडर रिएक्टर है। यानी कि इसमें आप थोड़ा सा फ्यूल डालते हो, ये और फ्यूल बना लेता है। दूसरे एलिमेंट्स इसमें मिक्स किए जाते हैं ताकि वो सारे एलिमेंट्स आप उस अनस्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएं। तो फ़ायदा बहुत बम्बम एफिशिएंट। साइड इफेक्ट फजीयत वाला डिज़ाइन है। मतलब नॉर्मल रिएक्टर स्कूल के बच्चे बना सकते हैं, इसके लिए आपको पीएचडी के ऊपर पीएचडी चाहिए। बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। ब्रीडर रिएक्टर बहुत फजीयत वाला डिज़ाइन होता है। फिर एक जगह पे काफ़ी बात सुनने को आई जो कि 100% मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसमें सोडियम के कारण बहुत सेफ्टी होगी। आप ये समझिए कि जनरली हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखते हैं और वो जो ठंडा करने में जितनी गर्मी निकाल रहे हैं वो गर्मी से टरबाइन चलाते हैं, सब काम चल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि तो पानी तो बोलता है भैया 100 डिग्री सेल्सियस में हम ये स्टीम में बदल जाएंगे। तो स्टीम कैरिंग कैपेसिटी अच्छा रखता नहीं है। तो किया जाता है कि पानी को प्रेशर में रखते हैं। तो प्रेशर में रखने के कारण वहाँ पे आपको टेम्परेचर आप बहुत ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। कितना ऊपर तक? 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस तक आप पानी को रख सकते हैं। पानी जैसा ही वो स्टीम में नहीं बदलेगा। बेनिफिट कैरिंग कैपेसिटी अच्छा रहेगा। साइड इफेक्ट आपका बॉम्ब जैसा हालत में सिचुएशन है, एकदम फटने पे रखा हुआ है वो चीज़। बहुत उसके मतलब जनरली अगर पानी को ले जाने के लिए 100 डिग्री का भी आधा इंच का पाइप चाहिए आपको, मोटा मतलब वॉल थिकनेस आपको इतना, मतलब एक बित्ता इंच चाहिए होगा, तब जाके आपका हाँ उतना प्रेशर को मेंटेन कर पाएगा। और ये हमेशा रिस्क में रहता है क्योंकि समझे उतना ज़्यादा प्रेशर में वो 24/7/365 अंटिल आपका रिएक्टर चल रहा है तब तक उसको रहना पड़ेगा उस प्रेशर में। वो खतरनाक एक पॉइंट होता है। तो सोडियम के पीछे क्यों जा रहे हैं? सोडियम उस टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, यानी कि अगर किसी कारण से रिएक्टर में कुछ गड़बड़ उड़बड़ हो गया वो फेल हो जाएगा। सोडियम लिक्विड रहता है, तो लिक्विड रहने से उसको प्रेशर में नहीं है, टेम्परेचर उतनी है जितना टेम्परेचर पे आप पहले काम कर रहे थे वही करे, बस प्रेशर नहीं होता। यानी आपका पाइप जो है उसको प्रेशर नहीं हैंडल करना पड़ेगा। तो इस कारण से काफ़ी डिज़ाइंस में ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए गए कि जिसमें आप आराम से एक रिएक्टर बना सकते हो और उसके नीचे एक और रिएक्टर बनाओगे। भाई उसके नीचे रिएक्टर क्यों बनाएंगे? हिसाब ये है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो आप लोग रिएक्टर देखते हैं, पावर प्लांट का रिएक्टर जो इस तरह का बनाया जाता है, ये कंटेनमेंट यूनिट है। यानी कि यहाँ गर्मी बाहर नहीं लीक करती, तभी जाके आप इसे वर्किंग फ्लूइड में एनर्जी डाल पाते हैं और वर्किंग फ्लूइड उससे बिजली में बदलता है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया, आप इसमें कभी नहीं रहना चाहोगे। आप ऐसा चाहोगे जो इसका उल्टा हो, हीट सिंक डिज़ाइन हो, यानी वो गर्मी को तुरंत फैला दे। अगर गर्मी को फैला देता है, पहला कंटेनमेंट खुद नहीं पिघलेगा, दूसरा वो एनर्जी लोड लेवल पे पहुंच जाएगी। तो सोडियम के साथ ऐसा करना पॉसिबल है कि आप एक रिएक्टर बनाएं जिसमें कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने पर खुद ब खुद बंद हो जाए और खुद ब खुद मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर जिसे कहते हैं, इसमें बीम बम नहीं हो। जैसे फुकुशिमा के केस में हुआ ये था कि पानी ब्लास्ट कर गया। भाई पानी कैसे ब्लास्ट कर गया? अगर आप स्कूल में ध्यान दिए होंगे तो पता होगा, वाटर होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और अगर आप उसे हाई टेम्परेचर में रखते हैं वो ब्रेक कर जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर केस में वो रिएक्टर के अंदर है, बम एनर्जी में थोड़ा सा भी कैटलिस्ट पड़ा, स्वाहा सीधे अलग जाएगा। बेसिकली आप वहाँ पे रॉकेट फ्यूल बना डालें, इसीलिए लोग सोडियम में जाना चाहते हैं। तो अब बात यह है कि ये बात एकदम 100% है। नासा ने जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं जो स्पेस मिशन के लिए होगा, नासा किलोवाट रिएक्टर, उसमें भी सोडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बस यही बात लोग लटक जाते हैं। ये थोरियम से ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं। प्लूटोनियम में भी कर सकते हैं, यूरेनियम में भी कर सकते हैं, थोरियम में भी कर सकते हैं। ये सोडियम आप किसी में भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये थोरियम के साथ ही किया जाए। तो पहले तो वो जो सेफ्टी वाली बात है, ये बस बेसिकली समझिए नया डिज़ाइन है। पुराने डिज़ाइंस में बहुत सारे फॉल्ट थे, उससे सीख के नया डिज़ाइन बनाया गया है। और बात ये समझिए कि अभी तक ये रिसर्च फेज में 70 साल हो चुके हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, अभी भी ये सिर्फ रिसर्च फेज में ही है। क्योंकि मैंने बताया ब्रीडर रिएक्टर का डिज़ाइन थोरियम के लिए बनाना फजीयत वाला है, सोडियम का पूरा लूप सिस्टम बनाना और फजीयत वाला है। कोई अभी तक इसको ऐसा नहीं कि ये प्लांट है हम बना देंगे आपके लिए, 5 साल के अंदर बन जाएगा, आप इससे बिजली बेचिए और आपके 10 साल के अंदर पैसा रिकवर आ जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट कमाइए। ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये समझिए इंडिया में इसका एक रिएक्टर डिज़ाइन बनाया जाता है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसका कंस्ट्रक्शन यानी इसका ठीक है, अब हम काम शुरू करेंगे, गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया, डिज़ाइन बन गया, काम शुरू किया गया 2004 में। और इनका मेन टारगेट था कि 2012 में ये पूरा हो जाएगा। 500 से 600 मेगावाट इनका टारगेट था।
ये हो चुका है, मतलब ज़मीन खोद के बिल्डिंग बना के सब चीज़ गाड़ी खुल गई एकदम, हम करेंगे, और ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसका अब टारगेट है कि ये 2021 के एंड में होगा, वो भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब समझिए इनका टारगेट था 2012 में, ऐसा नहीं था कि 2020 में दुनिया तबाह हो गई। अभी तक ये ऐसा हालत में लटका हुआ है और हो चुका है, 70 साल हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब करीब 5,000 करोड़ के आसपास है। 100-200 करोड़ नहीं लगाए गए हैं, 5,000 करोड़ लगाए गए हैं, और अभी भी हम लोग उस जगह पे नहीं है कि अच्छा ये रिएक्टर चालू हो जाएगा, नहीं। कब चालू होगा? उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल हो जाए। तो हकीकत में ये 3-4 बात समझना होगा। पहला जो इसका सेफ्टी वाला बात है, सोडियम के कारण वो किसी और रिएक्टर में भी लगाया जा सकता है। दूसरा, अभी तक इस रिएक्टर को किसी ने बनाया ही नहीं है, तो आप ये रिएक्टर एक्सपेरिमेंट आराम से किए जाते हैं। रियल लाइफ जिसे आप कमर्शियली बेच सको, वो बहुत अलग डिज़ाइन होता है, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए हम लोग को क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग एकदम 100% रियल है और उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो हमारे पास अब एक घड़ी हो गया है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि ये टेक्नोलॉजी जैसे कि फ्यूजन एनर्जी हमारा सारा समस्या सॉल्व कर देगा, लेकिन वो आएगा 150 साल बाद। हमारे पास दुनिया नहीं रहेगी ढंग से रहने लायक 150 साल बाद। तो इसीलिए समझ, अब हमारे पास एक घड़ी आ गया है कि भैया नहीं, इस टाइम के अंदर ठीक करो। बहुत बहुत लंबा वेट करना पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर के केस में न्यूक्लियर क्लीन ज़रूर होता है, ग्रीन नहीं होता, क्योंकि वो पूरा ज़मीन कंटामिनेट कर देगा, और बहुत सारा और समस्या भी होता है। और ये समझिए टाइम जो खत्म हो रहा है, ये मेन तिगड़म वाली बात होती है। 70 साल कोई छोटा समय नहीं होता, 70 साल। इसीलिए मतलब मुझे भी खुद झटका लगा, 1 मिनट, ये तब से प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब समझिए इनका प्रोजेक्ट वो कब का खत्म हो जाना है, 2012 में। चलो ठीक है, इंडिया में थोड़ा सा लेट है, 2014, 2015, 2016, 2018, भाई क्या क्या चलते ही जा रहा है, और अभी भी श्योर नहीं है कि ये खत्म होगा। ये तो मतलब इंडिया का जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसा बन गया है। तो हिसाब वही समझिए कि हमारे पास समय खत्म होते जा रहा है, और बहुत लंबा हम लोग वेट नहीं कर सकते कि फ्यूजन हो जाएगा 150 साल बाद। वैसा अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग को अभी करना होगा, अभी से ही गाड़ी खोलनी पड़ेगी। तो इसी कारण से लोग अब न्यूक्लियर से हाथ हटाने पे आ गए हैं, मतलब खास करके थोरियम से, कि मतलब सपने तो सब दिखाते हैं, बस हकीकत में किसी के पास कुछ नहीं है। और अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं सोलर से सब चीज़ नहीं कर सकते। बात ये समझिए, सोलर प्राइस पैरिटी पहुंच चुका है, यानी कि सोलर फार्म अब जो लोग बना रहे हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस बना दिया और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और जितने बड़े बड़े जैसे इंडिया के केस में 20,000 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाने पर बात आ गया है, वो इसी कारण से कि ये सब अब सक्सेसफुल हो रहा है, पैसा दे रहा है कमा के। लोग ये खुद बस सेल्फ सस्टेनिंग, लोग खुद से अपने घर में लगा रहे हैं, लोग खुद से ज़मीन में जो बंजर ज़मीन में बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट दे रहा है। तो ये गाड़ी खुल चुकी है। और सोलर, आप बोलेंगे सोलर रात में क्या करें? अरे अगर ये दिन का लोड हटा देता है आपका, जैसे दिन के सारे लोड हैं, दिन में आप ये कर सकते हैं सारे कोल पावर प्लांट, भैया तुम अपना पावर आउटपुट एकदम कम रखो, बंद नहीं करो। बंद करने से स्टार्ट होने में दोबारा 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो बंद मत करो, कम पावर पर चले जाओ। और रात में जब इसका पावर आउटपुट है तब तुम चलाओ, रात में उतना लोड नहीं रहता, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्स्ट्रा रिलीज करते हैं वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मिक्स्ड अगर कर रहे हैं, अब इसमें आप विंड मिक्स करिए। विंड में एक समस्या होता है कि लोकेशन बहुत स्पेसिफिक होता है, कुछ कुछ जगह पे उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ कुछ जगह पे बम बम रहता है और 24 घंटा चलता है। तो वैसे विंड है, फिर जियो थर्मल हो गया, फिर आपका हमारे इंडिया के केस में हाइड्रो पावर हो गया जो कि काफ़ी बम में। तो इतने सारे को मिक्स कर देते हैं, ये समस्या, एनर्जी की समस्या आज सॉल्व होगी। आप फ्यूजन बोलते हो 150 साल में होगा, फिजन बोल रहे हो थोरियम का जो 70 साल हो चुके हैं, 70 साल हो गया, हम सुने आ रहे हैं। आपका प्लांट 2012 में बन जाना चाहिए था, 2021 में शायद चालू हो, और वो भी प्रोटोटाइप है, उसके नाम में प्रोटोटाइप है, यानी वो फाइनल डिज़ाइन नहीं है। फिर उस पर सीखेंगे, उसको बनाएंगे, फिर एक तो फाइनल बनाएंगे। क्या भाई, मेरे पोते के पोते के टाइम में शायद बनेगा। तो समय का कीमत अब समझने के कारण मैं इस टेक्नोलॉजी से हाथ खड़ा कर लिया। और रहा बात, ये उतना फ़ायदेमंद नहीं है कि भैया 300 साल के लिए आप अभी भी रेडिएशन दे रहे हो हमको, तो मैं क्यों ना सोलर में ही चला जाऊँ। और फिर बात बनता है, लोग कहते हैं अगर एनर्जी स्टोरेज हमारे पास आ जाता है तो समस्या सॉल्व हो जाएगा। आ गया है, बहुत सारे केसेस में ऐसे ऐसे नए टेक सिस्टम आ रहे हैं, जैसे कि पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। ये आपको 2-2 हज़ार गीगावाट तक एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी देता है। ये एक छोटा स्टेट को संभाल सकता है। और बहुत सारे केस में थर्मल बैटरीज पे काम चल रहा है, जैसे कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने चैनल पे। उसमें कुछ कुछ सिस्टम है जो कई किलोवाट आराम से स्टोर कर सकते हैं एक घंटे, मतलब एक जनरेटर सेट के साइज में उतना पावर वो कंटिन्यूसली 24/7 दे सकते हैं, और कभी भी कुछ खराब नहीं होगा उसमें। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिक्स करके अभी सॉल्व कर सकते हैं। थोरियम शायद हो जाए, शायद बन जाए कभी, शायद उसका दाम कम हो जब एक्चुअली उसका पूरा पाइपलाइन बनाने लगे। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएसए भी किया था, और इंडिया सिर्फ इसी बात पे कर रहा था कि हमारे पास खुद का थोरियम है, हमें किसी से मांगने नहीं जाना पड़ेगा। ये बात एकदम बम चीज़ है। लेकिन हिसाब ये आ रहा है कि खुद से थोरियम निकालें, जिसका कोई प्लांट नहीं है, जिसका कोई आर्किटेक्चर नहीं है, जिसके कोई प्रोडक्शन लाइन पाइपलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, उसका हिसाब ये आ रहा है कि पर किलोग्राम वो इतना महंगा पड़ेगा। भैया अगर 10 गुना दाम भी बढ़ जाए यूरेनियम तब भी सस्ता रहेगा। तो इसीलिए भविष्य में मैं इसका ज़्यादा होप नहीं दिख रहा है, क्योंकि 70 साल हो चुके हैं, हो गया है 70 साल।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन थोरियम बेस्ड पावर प्लांट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।